वेलकम टू ओनली आईएएस। स्वागत है आप सभी लोगों का प्रीलिम बूस्टर न्यूज डिस्कशन में। आज 29 मार्च 2022 है, तो आइए देख लेते हैं कि ऐसे कौन से इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं जो आज हमें कवर करने हैं। आगे बढ़ने से पहले जानकारी है ओनली आईएएस के कोर्सेज के बारे में, जहां पर आप अवेल कर सकते हैं तेजस 3 जो कि है प्रीलिम्स का क्रैश कोर्स 2022 के लिए, लास्ट माइल लीप टेस्ट सीरीज प्रीलिम्स 2022 के लिए और सीसैट एक्सपर्ट प्रोग्राम। इनमें से अगर आपको किसी भी प्रोग्राम को अवेल करना है और इस संबंध में कोई जानकारी चाहिए तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर कॉल यहां पर मेल कर सकते हैं info@onlyas.com पे। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अपना पहला आर्टिकल जो कि तेजस स्किलिंग प्रोजेक्ट के बारे में है। हाल ही में यूनियन मिनिस्टर श्री अनुराग ठाकुर जी ने लॉन्च किया तेजस को। फुल फॉर्म है ट्रेनिंग फॉर एमेरेट्स जॉब एंड स्किल्स। अब इससे नाम से समझ में आ गया होगा कि मामला क्या होगा। यूएई में जॉब्स मिल जाएं, ऐसी स्किल दी जाए। ये स्किल इंडिया इंटरनेशनल प्रोजेक्ट है ओवरसीज इंडियंस को ट्रेन करने के लिए, ताकि वो उन्हें ओवरसीज जॉब मिल सके। स्किल इंडिया इंटरनेशनल प्रोजेक्ट ओवरसीज इंडियंस के लिए फुल फॉर्म वही है, ट्रेनिंग फॉर एमिरेट्स जॉब एंड स्किल्स। इस प्रोजेक्ट के माध्यम से हम स्किल एनहेंसमेंट करेंगे, सर्टिफिकेशन करेंगे, ताकि इंडियंस की एम्प्लॉयबिलिटी ओवरसीज बढ़ जाए, स्पेसिफिकली यूएई में। यहां पे जो बात चल रही है, एक रास्ता तैयार करेंगे कि इंडियन वर्कफोर्स इक्विप्ड हो और स्किल्ड हो यूएई की जो भी रिक्वायरमेंट है, मार्केट रिक्वायरमेंट है, उनके अकॉर्डिंग। इसके लिए 10,000 स्ट्रॉन्ग इंडियन वर्कफोर्स तैयार करने की प्लानिंग है इनिशियल फेज में। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल एमआर-सैम मिसाइल्स के बारे में है। डीआरडीओ ने अभी हाल ही में 2 सक्सेसफुल फ्लाइट टेस्ट किए हैं। आर्मी वर्जन है बेसिकली ये, इसका नेवी और एयरफोर्स वर्जन भी होता है। फुल फॉर्म है मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल, यानी कि जमीन से हवा में अटैक करेगा। इसे टेस्ट किया गया है ऑफ द कोस्ट ऑफ उड़ीसा, उड़ीसा के कोस्ट के बाहर से। इंटीग्रेटेड जो टेस्ट रेंज है चंडीपुर, वहां से। ये सरफेस टू एयर मिसाइल है जिसे इंडियन आर्मी के इस्तेमाल के लिए डेवलप किया गया है डीआरडीओ और इजरायल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज दोनों के द्वारा मिलकर। पर्पस ये है कि एयर डिफेंस किया जाए किसी भी एरियल थ्रेट को लेकर। कोई एयरक्राफ्ट आ रहा है, ड्रोन आ रहा है, अनगाइडेड म्यूनिशन या क्रूज मिसाइल्स हैं, तो उनके ऊपर हमला करके उन्हें डिस्ट्रॉय कर दिया जाए। एमआर-सैम जो है, इसमें मल्टी फंक्शन रडार होता है, मोबाइल लॉन्चर सिस्टम होता है और जो अदर व्हीकल्स होती हैं। मतलब रडार के माध्यम से अपने टारगेट को ये आइडेंटिफाई करता है, मूव करके एक जगह से दूसरी जगह आसानी से ले जाया जा सकता है। इसका आर्मी, नेवी और एयरफोर्स तीनों ही वर्जन अवेलेबल होता है। प्रॉपर मिसाइल मैनेजमेंट सिस्टम होता है जो रडार का इस्तेमाल करके टारगेट को न केवल आइडेंटिफाई करता है बल्कि डिस्टेंस को कैलकुलेट करके इंफॉर्मेशन देता है कि कहां पर हिट करना है। यह 4.5 मीटर लंबा है और इसका वेट अराउंड 275 kg है। 2 मैक की स्पीड अवेल कर सकता है, जो कि साउंड की स्पीड का दुगना होता है, और मल्टीपल टारगेट्स को एक बार में हिट कर सकता है, इंटरसेप्ट कर सकता है 70 किलोमीटर की रेंज में। क्या इस नेचर के प्रश्न आते हैं जो डिफेंस के इक्विपमेंट एंड ऑल है उसके बारे में? बिल्कुल आते हैं। देखिए 2008 का प्रीलिम्स का प्रश्न है। सीधा सा सवाल पूछा गया था कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिड इंडिया बाय द बराक एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम फ्रॉम विच? किससे हमने ये डिफेंस सिस्टम खरीदा? सो द करेक्ट आंसर वाज इजराइल। ए वाज द करेक्ट आंसर। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल फ्रंटियर्स 2022 नॉइज ब्लीड्स एंड मिसमैचेस के बारे में है। यूएनईपी की एनुअल रिपोर्ट है, एनुअल फ्रंटियर रिपोर्ट। टाइटल रहा नॉइज ब्लेजेस एंड मिसमैचेस। यहां पर जो ढाका है उसे दुनिया की सबसे शोरगुल वाली सिटी के रूप में डिक्लेयर किया गया है। रिलीज किया गया है यूएनईपी, यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम के द्वारा, जहां पर 61 सिटीज में दुनिया भर के नॉइज लेवल को इवेल्युएट किया गया। WHO कहता है कि एक लिमिटेड नॉइज ठीक है, उसके ऊपर नहीं। तो क्या है परमिसिबल नॉइज लेवल? 55 डेसिबल रेसिडेंशियल एरियाज के लिए और 70 डेसिबल कमर्शियल एरियाज के लिए, जहां पर ट्रैफिक एंड ऑल काफी ज्यादा होता है। इसके ऊपर अगर नॉइज लेवल बढ़ता है तो उसे नॉइज पोल्यूशन की श्रेणी में डाल दिया जाएगा। WHO बोलता है कि अगर नॉइज 70 डेसिबल के ऊपर रहता है एक लंबे समय तक तो हियरिंग लॉस का खतरा बना रहता है। क्या निकल के आया? दुनिया की 3 सबसे ज्यादा शोरगुल वाली सिटी साउथ एशिया से ही हैं। पहली ढाका, जहां पर नॉइज का लेवल पाया गया है 119 डेसिबल। ये दुनिया की नॉइजिएस्ट सिटी बन गई है। दूसरी उत्तर प्रदेश की मुरादाबाद। आपके दिमाग में होंगे दिल्ली, मुंबई और बेंगलोर, और यहां तो मुरादाबाद बाजी मार ले गया। सेकेंड नॉइजिएस्ट सिटी बनी है दुनिया की मुरादाबाद, छुपा रुस्तम निकला। इंडियन सिटीज में अगर आप देखें तो दिल्ली 83 डेसिबल पे, कोलकाता और असनसोल 89 डेसिबल पे वेस्ट बंगाल में, और जयपुर 84 डेसिबल पे नॉइसफुल सिटीज बन गई हैं। सबसे शांत शहर कौन सा है? एवरेस्ट
जॉर्डन का एक शहर है, वहां पे 60 डेसिबल का शोरगुल देखा गया है। और सेकंड नंबर पे अगर शांत शहरों की बात करें तो फ्रांस का लियोन आता है। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल जोजिला पास के बारे में है। अभी हाल ही में सिविलियन ट्रैफिक के लिए इसे खोल दिया गया है। सर्दियों के महीनों में चूंकि बर्फबारी बहुत ज्यादा होती है तो जोजिला पास बंद करना पड़ जाता है और इससे श्रीनगर और लेह के बीच का रास्ता भी बंद हो जाता है। यह हाई माउंटेन पास है जो कि लद्दाख के कारगिल डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है। मैप में देखिए, यहां पर है जोजिला। आप देख सकते हैं ये लेह को श्रीनगर से जोड़ देता है, ये लेह को श्रीनगर से लिंक करता है, जो कि लद्दाख और कश्मीर जो यूटीज है हमारे उनका भी लिंकेज है। जो जोजिला है इसे माउंटेन पास ऑफ ब्लिजार्ड के नाम से भी पुकारा जाता है। ब्लिजार्ड मतलब जो बर्फ के तूफान होते हैं, बिकॉज सर्दियों के मौसम में बहुत हैवी स्नोफॉल देखा जाता है और इसीलिए ये क्लोज भी हो जाता है सर्दियों के मौसम में। यद्यपि इस समस्या का निदान करने के लिए 2018 में जोजिला टनल प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया है। ये टनल बनने के बाद एशिया का सबसे लंबा टनल बन जाएगा। स्ट्रेटेजिक बाई डायरेक्शनल टनल होगा, दोनों ओर से गाड़ियों की आवाजाही होगी। ऑल वेदर कनेक्टिविटी इंश्योर करेगा श्रीनगर, कारगिल और लेह के बीच में, जो कि सर्दियों के मौसम में बंद हो जाती है। ये टनल 14.15 किलोमीटर का होगा और 6000 करोड़ का अप्रॉक्स खर्चा आने वाला है। जो कि कनेक्टिविटी का टाइम है जोजिला पास से होते हुए वो 3 घंटे का है, वो इस टनल के बनने के बाद 30 मिनट से 15 मिनट का रह जाएगा। यद्यपि इस टनल को बनने में 5 साल का समय एक्सपेक्टेड है, तो मतलब 2023 तक में भी ये टनल हमारे लिए फंक्शनल हो जाए। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल मापिला रिबेलियन के बारे में है 1921 के। बेसिकली इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च ने कुछ समय पहले 3 मेंबर की एक कमेटी का गठन किया था और 3 मेंबर्स की इस कमेटी ने यह कहा कि 1921 में जो मालाबार रेबेलियन हुआ था उसके जो लीडर थे, जिनके नाम वरियम कुन्नाथू, कुन्ह अहमद हाजी और अली मुसलियार थे, उन्हें मार्टायर्स की श्रेणी में से हटा दिया जाए, मतलब फ्रीडम फाइटर्स की लिस्ट में से उनके नामों को हटा दिया जाए। इसका एक बेसिक रीजन ये बताया जाता है कि मैपिला रिबेलियन जो था या मोपला रिबेलियन जो था वो स्टार्ट तो ब्रिटिशर्स के खिलाफ हो गया था, लेकिन कुछ समय के बाद ही वो एक कम्युनल रियॉट में कन्वर्ट हो गया था जहां पर हिंदूज और मुस्लिम सामने सामने आ गए थे। एंड दैट इज द रीजन कि इनके नामों को हटा देने की रिकमेंडेशन दी गई। यद्यपि इसका काफी ज्यादा विरोध किया गया और इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च ने अभी ऐसा करने से मना कर दिया है। मैपिला रिबेलियन, जिसे मोपला रिबेलियन या मोपला राइट्स के नाम से भी पुकारा जाता है, ये सीरीज ऑफ राइट्स थे जो 19th और 20th सेंचुरी में देखे गए, जो शुरू में ब्रिटिशर्स के खिलाफ था और बाद में हिंदू लैंड लॉर्ड्स के खिलाफ भी स्प्रेड हो गया। इस ड्यूरेशन में कई सारे लोग मारे गए और कन्वर्जन भी देखे गए। देखिए, शुरू तो ये हुआ था खिलाफत मूवमेंट के पार्ट के तौर पे जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ था, लेकिन धीमे धीमे इसने एक कम्युनल रूप ले लिया। जो रेजिस्टेंस है वो ब्रिटिश कॉलोनियल रूल के खिलाफ शुरू हुआ और बाद में हिंदू मुस्लिम में कन्वर्ट हो गया। जब चूंकि ये खिलाफत मूवमेंट का पार्ट था तो गांधी जी के साथ साथ शौकत अली जी कालीकट विजिट भी करते हैं जब ये रेबेलियन स्टार्ट होता है और एक मैसेज देते हैं कि किस प्रकार से इसके जरिए हमें इंपीरियलिज्म के खिलाफ लड़ाई लड़नी है। यद्यपि इसका स्वरूप बाद में बदल जाता है। खिलाफत कमेटी का गांधी जी की कॉल के बाद गठन किया जाता है, जिसे हेड करते हैं महादुम तंगल, जो पुन्नानी के थे उनके द्वारा, जहां पर वो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को सपोर्ट करने का प्लेज भी करते हैं। यहां पर जो बेसिक ग्रीवांसेस थे टीनेंट्स के, वो ये थे कि उनकी टेन्योर की सिक्योरिटी होनी चाहिए, उन्हें खेतों से हटा दिया जाता है, हाई रेंट लिया जाता है, रिन्यूअल फीस ली जाती है और भी कई तरीके के टैक्सेस उनसे वसूले जाते हैं लैंडलॉर्ड्स के द्वारा, वो नहीं होने चाहिए। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने काफी एग्रेसिवली रिस्पॉन्ड किया इस पूरे रेबेलियन को लेकर। इस दौरान एक वैगन ट्रेजेडी भी देखी गई जो काफी दुर्भाग्यपूर्ण थी। कई सारे लोगों को गिरफ्तार किया गया, लगभग 100 लोगों को। ये जो मालगाड़ी होती है ना जिसमें सामान को लेकर जाया जाता है, उसके बंद कंपार्टमेंट्स होते हैं, तो उनमें लगभग 100 जो मपिला प्रिजनर्स थे उनको बंद कर दिया गया था। और जब उन्हें उस बॉक्स को खोला गया, डिब्बे को खोला गया, तो उसमें से लगभग 60 प्रिजनर्स की मौत हो चुकी थी बाय द सफोकेशन। तो इसे वैगन ट्रेजेडी के नाम से भी पुकारा जाता है। मैपिला रिबेलियन से ही कनेक्टेड ये ट्रेजेडी रही है। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल क्रिमिनल प्रोसीजर आइडेंटिफिकेशन बिल 2022 के बारे में है। वैसे तो बिल्स एंड ऑल पे क्वेश्चंस तब आते हैं जब ये एक्ट में कन्वर्ट हो जाए, बट अभी ये काफी ज्यादा कंट्रोवर्सी में है, इसलिए इस पे बात करते हैं। इस बिल के माध्यम से पुलिस और प्रिजन अथॉरिटीज को कुछ अधिकार दिए जा रहे हैं, जिसके अंतर्गत वो कलेक्ट, स्टोर और एनालाइज कर सकते हैं फिजिकल और बायोलॉजिकल सैंपल्स, जिनमें रेटिना और इरिस स्कैन भी शामिल है। एंड दैट इज द रीजन कि इसका काफी ज्यादा विरोध किया जा रहा है।
सिमिलरली ये प्रिजनर्स एक्ट ऑफ 1920 को भी रिपील करेगा, क्योंकि प्रिजनर्स एक्ट ऑफ 1920 ये बोलता है कि पुलिस अथॉरिटीज के पास केवल जो फिंगरप्रिंट है या फुटप्रिंट है उसे ही रिकॉर्ड करने की अथॉरिटी होगी, और अब उन्हें बहुत ज्यादा अथॉरिटी दी जा रही है, तो इस एक्ट को भी रिपील कर दिया जाएगा। लिमिटेड कैटेगरी ऑफ प्रिजन से इस प्रकार के बॉडी मेजरमेंट्स को लेकर अथॉरिटीज दी जाएगी। बॉडी मेजरमेंट का यहाँ पे क्या मतलब है, उसका मतलब अभी मैं आपको बताता हूँ। देखिए, जो अथॉरिटीज हैं या फिर इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं, उनके पास कलेक्ट, स्टोर और एनालाइज करने का अधिकार होगा किसी भी ऐसे व्यक्ति को जो कन्विक्ट है, जिसके ऊपर आरोप है क्रिमिनल मैटर्स में, उनको आइडेंटिफाई या इन्वेस्टिगेट करने के लिए। यहाँ पर जो बिल है वो पुलिस को ऑथोराइज करता है कि वो सिग्नेचर, हैंड राइटिंग और जो अदर बिहेवियरल एट्रीब्यूट्स हैं उन्हें भी जो क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 का है, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, उसके सेक्शन 53 और 53A का इस्तेमाल करके रिकॉर्ड कर सकते हैं। बिल के अकॉर्डिंग कोई भी पर्सन जो कन्विक्ट है, आरोपी है या अरेस्ट किया गया है या प्रिवेंटिव डिटेंशन के तहत गिरफ्तार हुआ है, उसे मेजरमेंट प्रोवाइड करवाना होगा पुलिस ऑफिसर या प्रिजन ऑफिशियल्स को। स्टेट गवर्नमेंट या यूटीज डिसाइड कर सकते हैं कि ये मेजरमेंट आखिर लेगा कौन। अब यहां पर देखिए, अगर कोई व्यक्ति इस प्रकार के मेजरमेंट को देने से इनकार करता है तो उसे सेक्शन 186 के तहत ऑफेंस की श्रेणी में डाला जाएगा। अब यहां पे जो बिल है वो मेजरमेंट का मतलब भी बताता है। मेजरमेंट का मतलब होगा फिंगरप्रिंट, पाम प्रिंट, फुटप्रिंट, फोटोग्राफ, इरिस और रेटिना स्कैन, फिजिकल बायोलॉजिकल सैंपल्स और उसका एनालिसिस, ये सब मेजरमेंट के तहत आएगा। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के पास अथॉरिटी होगी ये पूरा डेटा कलेक्ट करके आवश्यकता पड़ने पर उसे कंसर्न अथॉरिटीज को सौंपना। मजिस्ट्रेट एम्पावर्ड होंगे, किसी भी व्यक्ति को यह आदेश दे सकते हैं कि आप अपना मेजरमेंट लॉ एनफोर्समेंट ऑफिशियल्स को दीजिए, क्योंकि ये केस के लिए जरूरी है। इसलिए ये बिल काफी ज्यादा कंट्रोवर्सी में है। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल सिटी ऑफ लिटरेचर के बारे में है। कोझिकोड को अभी प्रपोज किया गया है केरला इंस्टीट्यूट ऑफ लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा कि उसे सिटी ऑफ लिटरेचर का दर्जा दिया जाए। यूनेस्को की मदद से वो ऐसा करने की कोशिश कर रहे हैं। बेसिकली यूनेस्को का जो सिटी ऑफ लिटरेचर प्रोग्राम है वो वाइडर क्रिएटिव सिटीज का नेटवर्क है, जिसमें सिटीज को अलग अलग टैग्स दिए जाते हैं। 2004 में ये नेटवर्क शुरू किया गया था। इसमें देखिए जो फील्ड्स हैं उसमें क्राफ्ट एंड फोक आर्ट, डिजाइन, फिल्म, गैस्ट्रोनॉमी, मीडिया आर्ट, म्यूजिक, ये सब होते हैं। तो अलग अलग सिटी को इन कैटेगरीज में सिटी ऑफ क्राफ्ट एंड फोक आर्ट, सिटी ऑफ डिजाइन, सिटी ऑफ फिल्म, ऐसे टैग्स दिए जाते हैं। भारत में इसके पहले कई सारी सिटीज को ऐसे टैग्स मिले हैं, जैसे कि 2021 में श्रीनगर को सिटी ऑफ क्राफ्ट एंड फोक आर्ट का टैग मिला, मुंबई को 2019 में सिटी ऑफ फिल्म, हैदराबाद सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी, चेन्नई क्रिएटिव सिटी ऑफ म्यूजिक, जयपुर सिटी ऑफ क्राफ्ट एंड फोक आर्ट और वाराणसी क्रिएटिव सिटी ऑफ म्यूजिक। यहां पर देखिए अपने स्कीम के सेगमेंट में चलेंगे। मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर को संज्ञान में लेकर आयुष्मान सहकार स्कीम की बात करेंगे। अब देखिए, सहकार का मतलब होता है कोऑपरेटिव्स, यानी कि कोऑपरेटिव सोसाइटी से रिलेटेड स्कीम है ये। आयुष्मान का मतलब क्या होता है, लंबे समय तक जीवन जीना। मतलब कोऑपरेटिव सोसाइटीज को हेल्थ के साथ लिंक किया गया है इस स्कीम में। कैसे, ये देखिए, नोडल मिनिस्ट्री है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर। यहां पर कोऑपरेटिव्स को असिस्ट किया जाएगा कि वो हेल्थ केयर इंफ्रा डेवलप करे कंट्री के भीतर। जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज हैं उनको हम सपोर्ट करेंगे कि वो इन एक्सपेंसिव और कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ केयर सर्विसेज डेवलप करें, जैसे कि हॉस्पिटल्स, हेल्थ केयर से रिलेटेड और इंफ्रा या एजुकेशनल फैसिलिटीज। यहां पर आयुष फैसिलिटीज को प्रमोट करने के लिए भी सपोर्ट करेगी सरकार। कोऑपरेटिव सोसाइटीज को मदद दी जाएगी कि वो नेशनल हेल्थ पॉलिसी को इंप्लीमेंट करने के जो गोल्स हैं उनको अचीव करें और नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन में पार्टिसिपेट करें। फर्दर वो कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ केयर प्रोवाइड करवाएं सोसाइटी को, जिसमें एजुकेशन, सर्विसेज, इंश्योरेंस और बाकी की एक्टिविटीज भी इन्वॉल्व होंगी। क्या है इसके कंपोनेंट, देखिए एनसीडीसी, जिसका फुल फॉर्म होता है नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, वो आने वाले कुछ सालों में 10,000 करोड़ तक का लोन देगा इन कोऑपरेटिव सोसाइटी को। इस पर्पज से फोकस रहेगा कि नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2017 को इंप्लीमेंट किया जाए। अगर वो लोन लेते हैं तो 1% का इंटरेस्ट सबवेंशन भी मिलेगा, मतलब कि अगर वो समय से लोन चुका दें तो 1% उनकी ओर से सरकार चुका देगी। लोन को उन्हें 8 सालों में रीपे करना होगा। 1 से 2 साल का मोराटोरियम पीरियड भी होगा। इसके माध्यम से एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देने की कोशिश भी की जा रही है। रिवीजन करते हैं, क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क यूएन हैबिटेट 2004 से इसे ऑपरेट कर रहा है, लॉन्च किया गया था 2004 में। गलत है, ये इनिशिएटिव तो यूनेस्को का है। मैपिला रेबेलियन 1921 का नदन केरला में ब्रिटिश और हिंदू लैंडलॉर्ड्स के खिलाफ, दैट्स ट्रू। जो जिला पास, ये सिक्किम में है, गलत है, ये है लद्दाख में। मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल, इसे डीआरडीओ ने फ्रांस एरोस्पेस इंडस्ट्रीज के साथ मिलकर डेवलप किया है, गलत है। इजराइल इन्वॉल्व है। तेजस स्किलिंग प्रोजेक्ट इंडिया का इंटरनेशनल स्किलिंग प्रोजेक्ट है ओवरसीज इंडियंस को ट्रेन करने के लिए, दैट्स ट्रू। तो चलिए आज का सेशन यहाँ पे समाप्त करते हैं। सेशन की पीडीएफ ओनली आईएएस के टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी, वहां पे जाइए, चैनल को ज्वाइन करिए, पीडीएफ को डाउनलोड करिए और रिवाइज करना मत भूलिएगा। दैट्स ऑल फॉर नाउ, थैंक यू वेरी मच।